गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर एवरेज कॉस्ट का टॉपिक चल रहा है बेटा इसके अंदर, जिसके अंदर अपन ने एवरेज कॉस्ट के बारे में डिस्कस किया था लास्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर एवरेज कॉस्ट के अंदर जैसे एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। ये कॉस्ट है बेटा जो क्या कहलाती है, एवरेज कॉस्ट कहलाती है, अपनी औसत लागत कहलाती है, यानी पर यूनिट टाइम वो कॉस्ट कितनी आ रही है वो अपन इसके अंदर एनालिसिस करते हैं। ठीक है, उसके बाद में इन कॉस्ट के बारे में कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसके अंदर सीधी सी बात है कि जैसे टोटल फिक्स कॉस्ट निकालनी होती है ना, तो टोटल फिक्स कॉस्ट के बाद में यदि इसको क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया जाए तो एवरेज फिक्स कॉस्ट आ जाती है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है बेटा, उसको यदि क्वांटिटी यानी प्रोडक्शन की क्वांटिटी से या टोटल आउटपुट से डिवाइड करते हैं तो अपना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाता है। यदि टोटल कॉस्ट को पीसी को यदि क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन से डिवाइड किया जाए या आउटपुट से डिवाइड कर दिया जाए तो एवरेज कॉस्ट आ जाता है। और मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करने का बताया था कि इसके अंदर जितना टोटल कॉस्ट में चेंज होता है उसका जितना चेंज क्वांटिटी में हुआ उससे डिवाइड कर दीजिए तो आपकी क्या आ जाती है, मार्जिनल कॉस्ट आ जाती है। इसके बाद में ये भी बताया था कि जो अपना फिक्स कॉस्ट होता है उसका जो शेप होता है, जो डायग्राम होता है बेटा, वो रेक्टेंगल हाइपरबोला होता है, AFC इस शेप में होता है। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे अपना आउटपुट इंक्रीज होता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, तो इसके अंदर पर यूनिट जो फिक्स कॉस्ट है वो क्या हो जाती है, कम होती रहती है। और एक टाइम के अंदर इसके अंदर ये धीरे धीरे कम होती है, लेकिन एक्स एक्सिस को कभी भी टच नहीं करती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये कभी भी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कॉस्ट अपने को पे करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए अपन जब स्टार्टिंग के अंदर प्रोडक्शन करते हैं, कम यूनिट बनाते हैं, तो अपनी एवरेज कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, वो ज्यादा आएगी, ज्यादा कॉस्ट कर लगेगी। लेकिन यदि अपन क्वांटिटी की यूनिट को जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे तो अपनी जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो क्या होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है। इसलिए इसका जो शेप है डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर होता है और रेक्टेंगल हाइपरबोला होता है। एवरेज कॉस्ट के बारे में बताया था, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बेटा यू शेप होती है ना। अगर इसको अपन देखें डायग्राम के अंदर तो ये इस टाइप से अपने को नजर आती है ना। इसको बोलते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल जो कॉस्ट होती है बेटा वो क्या होती है, लॉ ऑफ इसके अंदर डिमिनिशिंग रिटर्न, यानी पहले प्रोडक्शन इंक्रीज होता है ना, उसके बाद में जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो अपनी कॉस्ट है वो कम होती रहती है, लागत कम होती रहती है। एक टाइप के बाद में प्रोडक्शन है वो कांस्टेंट हो जाता है, तो जो कॉस्ट है वो मिनिमम होती है उस पॉइंट के अंदर, क्योंकि वो मैक्सिमम प्रोडक्शन का पॉइंट होता है। उसके बाद में भी यदि प्रोडक्शन को यदि अपन चालू रखते हैं तो उस स्थिति के अंदर अपनी जो कॉस्ट है वो डिक्रीज होने के बजाय पर यूनिट क्या हो जाती है, इंक्रीज होने लगती है। इसलिए इसकी जो शेप है, लॉ ऑफ जो डिमिनिशिंग रिटर्न है, उसके कारण क्या होता है बेटा, ये यू शेप के अंदर होता है। एवरेज कॉस्ट भी सेम इसी का टाइप है बेटा, ये भी यू शेप के अंदर होता है, इसके अंदर भी सेम वही चीज है। इसके अंदर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न की वजह से ये भी यू शेप होती है। इस प्रकार से हमने इन सब कॉस्ट के बारे में डिस्कस किया था। यदि इन कॉस्ट को जितनी भी टोटल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है ना, फिक्स कॉस्ट है, उससे बड़ा यदि उसको एक ही टेबल के अंदर अगर अपने को शो करना पड़े, एक ही टेबल के अंदर दिखाना पड़े, तो उसको अपन टेबल के अंदर उसको कैलकुलेट भी करना आना चाहिए और उसको शो भी करना आना चाहिए कि किस प्रकार से अपन उसको दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर उसको टेबल को तैयार करने से पहले यदि आपको क्वेश्चन में ये दे रखा है कि जितनी भी एवरेज कॉस्ट है उसको एक ही डायग्राम के अंदर दिखाइए, एक ही डायग्राम के अंदर शो करना है, तो उसके लिए बड़ा अपन उसको एक डायग्राम के अंदर भी इसको दिखा सकते हैं। देखिए ये इसका अपना एक डायग्राम है, ये ओ एक्सिस ले लीजिए इसके अंदर, जिसके अंदर यहाँ पे अपन आउटपुट या प्रोडक्शन लेते हैं और यहाँ पे अपनी जो एवरेज कॉस्ट है वो आ जाएगी। ठीक है, ये वाई एक्सिस है। सबसे पहले बड़ा इसके अंदर एवरेज फिक्स कॉस्ट, ये इस फॉर्मेट के अंदर होता है, इस प्रकार का इसका कर्व अपने को देखने को मिलता है। उसके बाद में अपनी सेकेंड बड़ा इसमें एवरेज कॉस्ट, जिसकी एवरेज कॉस्ट, ठीक है, औसत लागत।
उसके बाद में अपना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। इसके अंदर बेटा देखिए एवरेज कॉस्ट और एवरेज जो वेरिएबल कॉस्ट है उसके अंदर देखिए कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा। क्या है इसके अंदर ये है कि देखिए इसका यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पे डिस्टेंस कम है, धीरे धीरे डिस्टेंस है वो कम होता जा रहा है। इसका कारण क्या, देखिए स्टार्टिंग के अंदर जब अपनी वेरिएबल कॉस्ट है वो अपन जब इसके अंदर लगाते हैं तो जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कम होती है एवरेज कॉस्ट से। क्यों? क्योंकि एवरेज कॉस्ट के अंदर कुछ पार्ट है वो फिक्स कॉस्ट का भी इंक्लूड होता है टोटल कॉस्ट के अंदर। जब टोटल कॉस्ट के अंदर फिक्स कॉस्ट का पार्ट इंक्लूड होता है और प्रोडक्शन की यूनिट कम होती है तो उस स्थिति के अंदर अपना ये डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद में धीरे धीरे क्या होता है कि जो अपनी वेरिएबल कॉस्ट है वो बड़ा डिक्रीज होती रहती है, कम होती रहती है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न की वजह से। और ऐसी स्थिति के अंदर जो फिक्स कॉस्ट है बेटा वो भी पर यूनिट कम होती है तो ये डिस्टेंस धीरे धीरे क्या होता रहता है, कम होता रहता है। उसके बाद में अपनी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो मार्जिनल कॉस्ट एमसी होती है, ठीक है। यानी जो एमसी है एवरेज कॉस्ट को बेटा इसके मिनिमम पॉइंट के ऊपर कट करता है, यानी जब ये मिनिमम होती है उस पॉइंट के ऊपर अपना जो मार्जिनल कॉस्ट है वो इसको मिनिमम पॉइंट के ऊपर कट करती है, ठीक है। स्टार्टिंग के अंदर एवरेज कॉस्ट कम होती है तो मार्जिनल कॉस्ट उससे है ना रैपिडली चेंज होती है यानी डिक्रीज होती है। जब अपनी एवरेज कॉस्ट मिनिमम होती है तो मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीजिंग रेट से उसको मिडिल जो उसका मिनिमम पॉइंट है वहां से कट करती है। उसके बाद में जब एवरेज कॉस्ट अपनी इंक्रीज हो रही होती है तो मार्जिनल कॉस्ट है वो बेटा उससे तेजी से इंक्रीज होती है, बढ़ती है इसके अंदर, ठीक है। तो ये अपन इसको बता सकते हैं इसके अंदर। तो ये बेटा अगर अपने एक डायग्राम के अंदर पूछा जाए तो अपन इस डायग्राम से इसको शो कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा इसका जो मेन इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको बेसिकली देखनी है। देखिए फिक्स जो एवरेज फिक्स कॉस्ट अपनी वो तो बेटा इसके अंदर एवरेज फिक्स कॉस्ट है और ट्रायंगल हाइपरबोला होती है। एवरेज कॉस्ट है मार्जिनल कॉस्ट होने से बड़ा सबसे ज्यादा होती है क्योंकि इसके अंदर एवरेज कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट के अंदर वेरिएबल कॉस्ट और इसके अंदर दोनों कॉस्ट का कॉम्बिनेशन होता है तो ये ऑब्वियसली ज्यादा मिलेगी। उसके बाद में पहले इसका जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होता है, उसके बाद में डिस्टेंस कम होता रहता है, ये ध्यान रखने से। उसके बाद में मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का जो रिलेशन है सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि एवरेज कॉस्ट जैसे डिक्रीज होती है तो मार्जिनल कॉस्ट भी डिक्रीज होती है। जब एवरेज कॉस्ट है मिनिमम होती है उस स्थिति के अंदर जो मार्जिनल कॉस्ट है वो इंक्रीज होती है, इसके मिनिमम पॉइंट से कट करके इससे तेजी से इंक्रीज होने लगती है। तो इसको अपन इस डायग्राम से अपन शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये डायग्राम बड़ा क्वेश्चन में काफी बार आता है कि जिसके अंदर एवरेज कॉस्ट है उनको डायग्राम के अंदर पूछ लिया जाता है कि आप इसकी एवरेज कॉस्ट है उसको एक ही डायग्राम के अंदर शो कीजिए। पहले बड़ा ये पुराने पैटर्न के अंदर एक दिन पहले भी बताया था आपकी पहली वाली क्लास में भी कि ये 4 मार्क्स के लिए आता था। अब इसको थोड़ा सा बड़ा अगर बढ़ा दिया जाए, इसके बारे में थोड़ा सा इसकी इंपॉर्टेंस है या फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस है या कॉस्ट को थोड़ा सा टेबल के द्वारा एनालिसिस करवा के अगर पूछा जाए तो ये 8 मार्क के अंदर भी क्वेश्चन आपका बन जाता है, ठीक है। तो ये अपना इसका रिलेशनशिप है। अब इसकी जितनी भी एवरेज कॉस्ट है टोटल कॉस्ट है उसको यदि अपने को एक ही टेबल के ऊपर शो करना पड़े, टेबल के द्वारा दिखाना पड़े तो अपन इसको टेबल के द्वारा भी बड़ा शो कर सकते हैं। इसके लिए अपन इसकी एक टेबल बना रहे हैं, वो आप देखिए। देखिए बेटा ये अपनी टेबल है जिसमें फर्स्ट में अपने प्रोडक्शन, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, फिर एवरेज कॉस्ट के अंदर जिसके अंदर एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट है वो अपन ने लिए। अब इसके अंदर जितनी भी अपनी कॉस्ट है वो सारी कॉस्ट इसके अंदर इंक्लूड है। सबसे पहले जैसे बड़ा प्रोडक्शन के अपन यूनिट लेते हैं, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 तक ले लेते हैं। अब मान लीजिए उसका प्रोडक्शन करने के लिए है ना जो फिक्स कॉस्ट है वो 10 के बराबर है।
तो इसके अंदर जीरो प्रोडक्शन पर भी 10, प्रत्येक लेवल ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर ये यूनिट है वो सेम रहेगी, कितनी होगी 10 यूनिट। उसके बाद में जो फिक्स कॉस्ट है वो कितनी बड़ा 10 है, इसके अंदर चाहे कितनी भी यूनिट का प्रोडक्शन कीजिए जो फिक्स कॉस्ट है वो सेम रहेगी। उसके बाद में नेक्स्ट अपना वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट यदि अपन कोई भी यूनिट का उत्पादन नहीं कर रहे, किसी भी यूनिट का प्रोडक्शन नहीं करे, जीरो प्रोडक्शन है, तो इसकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी जीरो होगी। अब मान लीजिए अपन एक यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ये कितनी होगी बेटा, जैसे 10 यूनिट था और वेरिएबल कॉस्ट आ रही है। उसके बाद में अगर आप 2 यूनिट का कर रहे हो तो 18 के बराबर, 3 का कर रहे हो तो 24, 28, 32 के बराबर, ऐसे बड़ा 38 है ना। और यदि अपन और भी प्रोडक्शन यदि करें तो उसके अंदर ये 46 आती है, इसकी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट यदि देखो तो बड़ा इसके अंदर देखिए शुरू के अंदर ये अपने को देखने तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन पहले ये इंक्रीजिंग, फिर उसके बाद डिक्रीजिंग, फिर उसके बाद कांस्टेंट, फिर उसके बाद इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रही है। टोटल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को प्लस कर दीजिए तो ये 10, 20, 28, 34, 38, 42, 46 और 56, ये इसकी टोटल कॉस्ट है। अब मान लीजिए अपने को वेरिएबल कॉस्ट और इसके अंदर बड़ा एवरेज कॉस्ट जो अपने को निकालनी है, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, उससे टोटल कॉस्ट कैलकुलेट होगी। अब एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, जो टोटल फिक्स कॉस्ट है उसको बड़ा अपन डिवाइड कर देंगे कितने से, इसके प्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स से। तो सबसे पहले यदि जीरो है तो इसको जीरो से डिवाइड करते हैं 10 को, तो ये बड़ा इनफाइनाइट आता है, यानी अनंत हो जाता है, ठीक है। और ये भी अपना जो एवरेज कॉस्ट है ये भी बड़े इसके अंदर अनंत होगी, क्योंकि इसमें भी जीरो है, जो टोटल कॉस्ट है वो 10 है, तो दोनों के अंदर ये इनफाइनाइट होती है, यानी अनंत होती है। उसके बाद में सेकंड मैडम, यदि आप एक यूनिट का प्रोडक्शन करते हो तो आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो 10, 2 का करते हो 5, 3 का प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपका ये 3.3, 4 यूनिट का कर रहे हो तो आपका 2.5 है ना। कैसे आ रहा है बेटा, 10 को मैंने प्रोडक्शन की यूनिट से डिवाइड किया है, यानी जो प्रोडक्शन की यूनिट है उससे डिवाइड किया। यदि अपन 5 यूनिट का प्रोडक्शन करें तो 2.0, 1.67, यदि अपन 7th यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं तो ये आता है 1.43, ये आपकी एवरेज कॉस्ट, यानी एवरेज फिक्स कॉस्ट है। इसी तरह से अपन इसकी वेरिएबल कॉस्ट बड़ा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल जो वेरिएबल कॉस्ट है इसको प्रोडक्शन की यूनिट से डिवाइड करना है। तो फर्स्ट में देखिए जीरो प्रोडक्शन तो ये जीरो ही रहेगा। उसके बाद में सेकंड देखिए कि इसकी जो एक यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं और अपनी जो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है इसके अंदर, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो 10 है, तो ये 10 है। 2 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो अपनी जो वेरिएबल कॉस्ट है बेटा वो कितनी है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 18 है। 18 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगी 9। फिर इसके अंदर 24 है, 3 से डिवाइड कीजिए 8, नेक्स्ट में 7। इसी तरह से बेटा आगे अपन चलते हैं। तो नेक्स्ट देखिए इसके अंदर 32 है, इसको अगर अपन 5 से डिवाइड करें तो ये आती है 6.4। 38 है, इसको 6 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आ रही है 6.3। और उसके बाद में 56 है, इसको यदि अपन 7 से डिवाइड करते हैं तो ये कितनी आ रही है बेटा, इसकी टोटल जो वेरिएबल कॉस्ट है ये अपना कितना है 46 है, 56 नहीं सॉरी बेटा 46 है। यदि इसको 7 से डिवाइड करें तो ये आती है आपकी 6.57, यानी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में अपनी जो एवरेज कॉस्ट है वो टोटल कॉस्ट को बेटा अपन प्रोडक्शन यूनिट से डिवाइड करके कैलकुलेट कर सकते हैं।
फर्स्ट के अंदर इनफाइनाइट है, सेकंड के अंदर यदि अपन इसके टोटल कॉस्ट देखें तो वो 20 है, इसकी जो एवरेज कॉस्ट है वो भी 20 आएगी। थर्ड यूनिट का यदि आप प्रोडक्शन कर रहे हो, सेकंड यूनिट फर्स्ट यूनिट का 20 आया, सेकंड यूनिट के अंदर कितनी है 28 है, तो इसकी जो एवरेज कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी 40। यानी अपन इसको टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन उससे डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर 34 है, 34 को यदि अपन डिवाइड करते हैं तो उस स्थिति के अंदर बेटा ये आता है 11.3। नेक्स्ट इसके अंदर 38 डिवाइड बाय 4 9.5। नेक्स्ट बेटा देखिए इसके अंदर 42 है, 42 को डिवाइड करेंगे अपन 5 से तो ये आ रहा है 8.4। इसी तरह से आगे नेक्स्ट इसके अंदर 48 डिवाइड बाय 6 तो 8.0 और लास्ट भी 8.0 आएगा। ये आपकी एवरेज कॉस्ट या टोटल एवरेज कॉस्ट है। इसके अंदर मार्जिनल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, डिफरेंस लेना है। देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग के अंदर अपनी टोटल कॉस्ट कितनी है, वो 10 है, क्यों 10 है, जिसकी टोटल कॉस्ट है वो 10 के बराबर है, क्योंकि चेंज इससे पहले कुछ है नहीं तो चेंज अपन इतना ही मान के चलेंगे 10। उसके बाद में सेकंड स्टेप के अंदर टोटल कॉस्ट है वो कितनी होगी बेटा, इसके अंदर 10 से अपनी 20 हो गई ना, तो 20 होने का मतलब ये भी चेंज इन कितना है, इसके अंदर यूनिट में चेंज आया 1 का और टोटल कॉस्ट में चेंज आया 10 का, तो ये 10 हो जाएगी। नेक्स्ट इसके अंदर 28 है ना, माइनस इसमें से 20 माइनस कर देंगे तो अपनी जो टोटल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट है वो कितनी आ रही है इसके अंदर 8 के बराबर। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर 34, इसका डिफरेंस है वो 6 हो जाएगा। ऐसे 38 है तो मार्जिनल कॉस्ट 4 कैसे आ रहा है, इनमें बड़ा चेंज कर रहे हैं ना, इसमें से ये इस है ना सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, फोर्थ माइनस थर्ड, इसी तरह से आगे 42 माइनस 38 तो ये भी कितनी आ रही है आपकी 4 के बराबर। नेक्स्ट बड़ा 48 तो 6 आएगी और उसके बाद में ठीक है। ये आपकी देखिए जितनी भी कॉस्ट है बेटा जिसके अंदर अपन नॉर्मली जो एवरेज कॉस्ट है उसके अंदर 4 कॉस्ट ली, जिसमें एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। और ऐसे इसकी फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है, वो अपने किसमें ली है। अब इससे यदि अपने को टेबल बनानी पड़े तो अपने इस टेबल के द्वारा इसको शो कर सकते हैं। एग्जाम के अंदर बेटा ये टेबल काफ़ी बार है वो 8 मार्क्स की आई हुई है, ठीक है। अब इस टेबल के अंदर देखिए आपको इतना सिंपल नहीं देगा, कई बार इसके अंदर टेबल को थोड़ा सा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी बना देते हैं। कॉम्प्लिकेटेड बनाने का मतलब हो गया है कि इस टेबल के अंदर जो आपको टेबल दे रखी है, इस टेबल के अंदर मान लीजिए जो फिगर्स है वो उसके अंदर कुछ फिगर्स है वो मिसिंग रखेगा, कुछ फिगर्स आपको देगा, तो उन फिगर्स के अकॉर्डिंग अपने को इसकी टोटल की कैलकुलेशन करनी होती है कि उसकी टोटल जो कॉस्ट है वो कितनी आएगी, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको इसके अंदर एक पजल टाइप से बड़ा पजल के अंदर अपने को ये ध्यान रखना है इसका फॉर्मूला और उसका नेचर, उसका मेथड कैलकुलेट करने का क्या है। यदि आपको इसके बारे में पता है तो इसकी आप एवरेज कॉस्ट है, चाहे वो टोटल कॉस्ट है, चाहे टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, चाहे फिक्स कॉस्ट है, जो भी आपको मार्जिनल कॉस्ट है वो आप आराम से उसकी कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको इस टेबल के बारे में, इस टेबल को अपने को कैलकुलेट कैसे करनी है और इसमें कौन कौन सी कॉस्ट आती है, उन कॉस्ट को कैलकुलेट किस प्रकार से किया जाता है और उन कॉस्ट की नेचर कैसी होती है, अगर उनके बारे में यदि आपको पता है तो आप ये आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपका एवरेज कॉस्ट है, उसका बड़ा एक टेबल है जिसके द्वारा अपन इसकी टोटल जो कॉस्ट है वो कैलकुलेट किए और एवरेज कॉस्ट है वो कैलकुलेट किए। अब उसके बाद में अपन नेक्स्ट ले लें इसके अंदर कि जो अपना मार्जिनल कॉस्ट होती है, एवरेज कॉस्ट होती है, उसका मैंने अभी एक डायग्राम बनाया बड़ा, उसमें रिलेशनशिप कुछ तो बताया था, लेकिन इसका रिलेशनशिप कई बार पूछ लिया जाता है कि मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के बीच में
क्या रिलेशनशिप होती है, तो अपन उसको डायग्राम और टेबल के द्वारा इसको शो करते हैं। ठीक है, कि जो मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट है उसके बीच में कौन सा रिलेशनशिप होता है, किस टाइप का रिलेशनशिप होता है, वो अपन इस टेबल के द्वारा, इस डायग्राम के द्वारा दिखा सकते हैं। देखिए बेटा, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। देखिए एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट है उसका एक इम्पोर्टेंट रोल रखती है प्राइस डिटर्मिनेशन के अंदर, आउटपुट एंड प्राइस के रिलेशन के अंदर इनका एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के रिलेशनशिप से ही प्राइस एंड आउटपुट का डिटर्मिनेशन किया जाता है इसमें। ठीक है, जहाँ पे एवरेज कॉस्ट बड़ा मिनिमम होती है वो ऑप्टिमम पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन होता है, यानी जो प्रोड्यूसर है उसी पॉइंट के ऊपर प्रोडक्शन करना चाहता है, क्योंकि वहाँ पे उसको अधिकतम लाभ होता है। एवरेज कॉस्ट जहाँ पे मिनिमम होती है। अब ऐसे मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल प्रोडक्शन आपने बड़ा पढ़ा है इससे पहले। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशन, यानी इसके अंदर किसी भी फैक्टर के अंदर यदि एडिशन करने से उसके आउटपुट के अंदर जो चेंज आता है वो क्या कहलाती है, मार्जिनल कॉस्ट प्रोडक्शन। और यदि उसकी कॉस्ट के अंदर यदि चेंज आता है तो वो क्या कहलाती है, मार्जिनल कॉस्ट कहलाती है। तो इसके लिए अपना जो प्राइस डिटर्मिनेशन के अंदर, आउट डिटर्मिनेशन के अंदर, आउटपुट डिटर्मिनेशन के अंदर जो एवरेज कॉस्ट है और मार्जिनल कॉस्ट है उसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट है बेटा वो शॉर्ट पीरियड के अंदर यू शेप के अंदर होती है। क्यों? क्योंकि दोनों ही कॉस्ट यू शेप में होने का कारण ये है कि इसके अंदर भी जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है, यानी जो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर पहले इंक्रीज, प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, फिर कांस्टेंट होता है, फिर उसके बाद में डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो अपनी कॉस्ट है वो पहले डिक्रीज होती है, फिर कांस्टेंट होती है, फिर उसके बाद में इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। वो रिलेशनशिप होने की वजह से ये दोनों ही यू शेप की होती है। तो यदि अपन इसको एक डायग्राम के अंदर दिखाएं तो इसके अंदर देखिए थोड़ा सा इसके अंदर अपनी जो स्टार्टिंग के अंदर जो एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट है वो डिक्रीजिंग ट्रेंड में होती है, लेकिन इसके अंदर जो मार्जिनल कॉस्ट है और जो एवरेज कॉस्ट है उसके अंदर अगर अपन देखें तो जो मार्जिनल कॉस्ट है वो एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा रैपिडली है ना डिक्रीज होती है, यानी इंक्रीजिंग रेट से डिक्रीज होती है। उसके बाद जहाँ पे एवरेज कॉस्ट बड़ा मिनिमम होता है वहाँ पे जो मार्जिनल कॉस्ट है उसके मिनिमम पॉइंट के ऊपर कट करके इंक्रीजिंग रेट से, यानी एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा रेट के ऊपर क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसको अपन डायग्राम के द्वारा भी शो कर सकते हैं, जिसके अंदर अपन एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट को बड़ा दिखा सकते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन के अंदर ये बताना है, इसके अंदर यदि रिलेशनशिप पूछा जाए तो रिलेशनशिप के अंदर ये बताना है कि एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट है वो प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल कर रखती है। यानी इनके रिलेशनशिप के ऊपर ही अपन इसके अंदर ये दिखाते हैं कि इसके अंदर कि कितना आउटपुट किया जाए और कितना उसके ऊपर प्रॉफिट अर्न किया जाए, उसका प्राइस है वो कितना डिटर्मिनेट किया जाए। तो इसके लिए अपन देखिए सबसे पहले बड़ा इसके अंदर ये इसका एवरेज कॉस्ट है और जो ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है इसके मिनिमम पॉइंट पर कट करके ये इसका आउटपुट, ये इसका प्राइस, ये अपन इसके अंदर डिटर्मिनेशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद बेटा अगर अपन देखें कि इसके अंदर इस पॉइंट के ऊपर अगर देखें मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट, तो मार्जिनल कॉस्ट है वो एवरेज कॉस्ट से क्या ज्यादा है इसके अंदर। ठीक है, अगर इस पॉइंट के ऊपर अगर अपन देखें तो यहाँ पे आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो एवरेज कॉस्ट के बराबर है। उसके बाद में यदि पी पॉइंट के बाद में अगर आप देखोगे तो उसके अंदर अपनी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो ग्रेटर देन है कौन सी कॉस्ट से, एवरेज कॉस्ट से। अभी आपको ये बताया था कि स्टार्टिंग के अंदर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न की वजह से दोनों ही कॉस्ट है वो कम होती है, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट है वो एवरेज कॉस्ट से रैपिडली बेटा क्या होती है, डिक्रीज होती है। उसके बाद में जहाँ पे एवरेज कॉस्ट मिनिमम होता है वहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट है वो इंक्रीज होती हुई उसके मिनिमम पॉइंट से कट करके उससे रैपिडली बेटा इंक्रीज हो जाती है, किससे, एवरेज कॉस्ट से। ठीक है, तो ये इसका रिलेशनशिप है इसके अंदर, जिसको बेटा इस डायग्राम के द्वारा अपन शो कर सकते हैं, इस डायग्राम के द्वारा इसको बता सकते हैं। ठीक है, यदि बेटा आपका शॉर्ट पीरियड के अंदर
एवरेज कॉस्ट यानी और मार्जिनल कॉस्ट के बाद में रिलेशनशिप पूछा जाए तो आपने ये बताना है कि उसके अंदर सबसे पहले ये बताना है कि एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट होती क्या है, उसका जो प्राइस और आउटपुट डिटर्मिनेशन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल होता है। यानी जहाँ पे एवरेज कॉस्ट है वो मिनिमम होती है और मार्जिनल कॉस्ट उसको इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। देखिए यहाँ पे क्या है कि कोई भी प्रोड्यूसर है उसकी कॉस्ट कम हो रही है, यहाँ तक इसके अंदर प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, इसके अंदर मिनिमम कॉस्ट के ऊपर ये प्रोडक्शन हो रहा है। उसके बाद में इस पॉइंट के बाद में जैसे ही इंक्रीज होना स्टार्ट होगी मिनिमम पॉइंट के बाद में, तो उस स्थिति के अंदर जो प्रोडक्शन है वो बेटा उसके अंदर स्टॉप करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसकी कॉस्ट है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। और ऐसी स्थिति के अंदर जो उस पॉइंट के ऊपर जो मिनिमम कॉस्ट एवरेज कॉस्ट है वो क्या होती है, मिनिमम होती है, और वहाँ पे ही उसका प्राइस है उसका डिटर्मिनेशन हो जाता है। उस पॉइंट के बाद में जो प्रोड्यूसर है वो अपनी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन को उसका डिटरमिनेट कर देता है कि इतना प्रोडक्शन करने पर उसको ऑप्टिमम जो प्रॉफिट है, अधिकतम जो लाभ है वो प्राप्त हो सकता है। यहाँ पे फैक्टर का ऑप्टिमम यूज होता है, अनुकूलतम उपयोग होता है। उसके बाद में स्टार्टिंग के अंदर ये बेटा जो रिलेशनशिप मैंने आपको बताया, यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट कम होती है, यहाँ पे इक्वल हो जाती है, यहाँ पे ग्रेटर देन हो जाती है। ये रिलेशनशिप आप इसको बता सकते हो, ठीक है। तो ये पॉइंट बड़ा अपना कंप्लीट है एवरेज कॉस्ट से रिलेटेड, जिसके अंदर एवरेज कॉस्ट के अंदर अपन ने इसके अंदर एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, उसके डायग्राम, उसका एक इंटीग्रेटेड डायग्राम अपन ने इसके अंदर बनाया। उसके बाद में मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का रिलेशनशिप, एवरेज फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ये तो अपने उससे पहले अपने टोटल कॉस्ट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है ना, और टोटल फिक्स कॉस्ट है, उसका आपस में रिलेशनशिप देखा। तो ये अपना जो शॉर्ट पीरियड है, शॉर्ट टर्म के अंदर प्राइस, इसके अंदर कॉस्ट एंड आउटपुट रिलेशनशिप है, उसका पॉइंट बड़ा कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इसकी लॉन्ग टर्म के अंदर कॉस्ट एंड आउटपुट जो रिलेशनशिप है वो अपन डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतने, ओके बेटा।